हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं डिडक्शन की फोर्थ वीडियो, जिसमें हम सबसे पहले कवर करेंगे अंडर सेक्शन 80 डबल ई बी का पार्ट। फिर देखेंगे 80 जी, जिसको मैंने एग्जांपल के साथ कवर किया है क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल है। उसके बाद देखेंगे 80 डबल जी। इसी तरीके से पेमेंट या इन्वेस्टमेंट की जो भी डिडक्शन है वो आज की वीडियो में कवर हो जाएगी। फिर इसके बाद डिडक्शन की लास्ट वीडियो जो कि फिफ्थ वीडियो है, उसमें हम इनकम से रिलेटेड डिडक्शन कवर कर लेंगे और आपका सारा पार्ट एंड। अब देखिए आज की वीडियो का जो पहला डिडक्शन है वो क्या बोल रहा है, इन रेस्पेक्ट ऑफ परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल न्यू इंसर्शन। जब आपने पिछली वीडियो का एंड पार्ट कवर किया था तो उसमें भी आपने डबल ई ए कवर किया था, जो कि हाउस प्रॉपर्टी के लोन से रिलेटेड था। तो उनसे रिलेटेड इंटरेस्ट भी डिडक्शन के फॉर्म में अलाउ हो जाता है, पर याद रखना कि जो लोन है वो प्रीवियस ईयर 1920 में लिया होना चाहिए। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो 45 लाख से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। याद रखना स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू SDV, ठीक है। जो क्वांटम ऑफ डिडक्शन है वो कितना था, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, यानी इंटरेस्ट ऑन लोन या 1,50,000 दोनों में से जो कम हो, ठीक। अदर पॉइंट का मतलब वही था कि डबल डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी कि इस सेक्शन में मिल गई तो आपको किसी और प्रोविजन में आपको नहीं मिलेगी या किसी और असेसमेंट ईयर में आपको नहीं मिलेगी अगर आपको एक बार मिल गई, ये बोल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डबल ई बी की भी बात कर रहा है तो उसमें भी सेम पार्ट है, पर हाउस प्रॉपर्टी की जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल के परचेज करने की बात कर रहा है। डिडक्शन भी सेम है, चाहे आप देख सकते हैं मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन और 150 विच इज लोअर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो सैंक्शन ऑफ लोन की बात कर रहा है वहाँ तो जनरली 1920 में आपका लोन लिया हुआ होना चाहिए हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसमें आपको 4 साल की सैंक्शन दी गई है कि 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 23 के बीच में आप उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हो। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कौन आते हैं, वो सारे बैंकिंग कंपनी जो कि एक तरीके से लोन प्रोवाइड करने का काम करती है, या कोई भी डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, या सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी आ जाएगी। डिटेल में जाना है तो देखिए आप सेक्शन 43 भी सर्च कर लेना, तो उसमें आपको बहुत सारे बैंकिंग फाइनेंस कंपनी दिख जाएगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल का मतलब क्या है कि जनरली जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ हो रहा है, और आप बोल सकते हैं कि उसमें ट्रैक्शन बैटरी का यूज़ किया है। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में होते हैं, तो उस तरीके से बोल रहा है कि अगर आपने उसको खरीदने के लिए लोन लिया है और उस पर इंटरेस्ट का पार्ट पे कर रहे हो तो वो भी डिडक्शन के फॉर्म में आपको मिल जाएगा, ठीक है। एप्लीकेबल किसको है, इंडिविजुअल को, चाहे वो रेसिडेंट हो चाहे वो नॉन रेसिडेंट हो। तो एक बार ये कवर करके देख लेना, सिंपल सा पार्ट है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। अदर पॉइंट में देखिए बार बार पढ़ाने की जरूरत नहीं है कि डबल डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, तो ये मैं बार बार हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तभी मैं देखिए शॉर्ट में कवर करा रहा हूँ, क्योंकि मैं हर पर्टिकुलर सेक्शन को अगर डिटेल में कवर कराता जाऊँगा तो उसका एग्जाम्पल भी होता है, जबकि आपको पता है कि NTA नेट का जब भी MCQs आते हैं तो इतना डिटेल में आपका पार्ट नहीं आता, नॉर्मली पार्ट कवर होता है। नया इंसर्शन है इसलिए याद रखना कि आपका ये पार्ट काम आ सकता है, आपका ये 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 23 का पार्ट काम आ सकता है। इसी तरीके से इंडिविजुअल जिसमें रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट का पार्ट है ये काम में आ सकता है, ठीक है। अब देखिए ये बोल रहा है डोनेशन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन या फंड, सेक्शन 80 जी, जिसका मैंने एग्जाम्पल भी कवर किया है। तो पहले इसके प्रोविजन कवर कर लेते हैं, फिर इसका एग्जाम्पल कवर कर लेंगे। देखिए तो इसमें सबसे पहले क्या दे रखा है, एलिजिबल एसएससी। कोई भी एसएससी हो सकता है, चाहे वो रेसिडेंट हो चाहे वो नॉन रेसिडेंट हो, जिसने डोनेशन दी है किसी स्पेसिफाइड फंड में। अब देखिए स्पेसिफाइड फंड हमने 4 पार्ट में कवर किए हैं, A, B, C और D। A और B जनरली उसमें क्वालिफाइड लिमिट नहीं देखी जाती, और C और D में क्वालिफाइड लिमिट तक का ही डिडक्शन का पार्ट मिलता है, ठीक है, यानी डोनेशन डिडक्शन के फॉर्म में अलाउ होती है। तो A और B में कोई भी क्वालिफाइड लिमिट नहीं है, तो जितनी चाहे डोनेशन आपने दी हो उसकी डिडक्शन आपको मिल सकती है, लेकिन उस पर्टिकुलर स्पेसिफाइड फंड में दी है जो A और B कैटेगरी में है, ठीक है, तो उसी में होनी चाहिए। तो यहाँ पे अभी हम नीचे कवर करेंगे ABCD पार्ट, तो आपको समझ में आ जाएगा। पर देखिए पहले ऊपर का पार्ट कवर कर लेते हैं कि क्या बोल रहा है, डोनेशन मेड टू स्पेसिफाइड फंड विच आर अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 80 जी। तो ये तो हम कवर करेंगे ही करेंगे। एलिजिबल पेमेंट की बात कर रहा है। मोड ऑफ पेमेंट में क्या बोल रहा है, अमाउंट शैल बी पेड बाय एनी मोड अदर देन कैश। लेकिन बोल रहा है कि अगर 2,000 रुपये तक का पार्ट है तो वो कैश में पे कर सकते हैं। हावर डोनेशन इक्वल टू 2,000 और लेस देन 2,000 कैन बी मेड इन कैश, ये बोल रहा है। डोनेशन इन काइंड, अगर काइंड में डोनेशन दी जाती है यानी कैश के अलावा वस्तु के फॉर्म में डोनेशन दी जाती है तो कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। डोनेशन शुड बी मेड इन मनी, वो मनी में होनी चाहिए। डोनेशन कैन बी फ्रॉम अर्लियर ईयर्स इनकम और एग्जेम्प्ट इनकम, तो बोल रहा है एग्जेम्प्टेड इनकम से या पिछले साल की जो भी इनकम है उससे डोनेशन दी जा सकती है। अब देखिए जो आपको ये दे रखा है एडजस्टेड GTI, ये क्यों दे रखा है, क्योंकि क्वालिफाइंग लिमिट निकालनी है। आपको पता है कि C और D पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा उसके लिए क्वालिफाइंग लिमिट होती है।
ठीक है। ए पॉइंट में 100% डिडक्शन होती है, बी पॉइंट में 50% डिडक्शन होती है, लेकिन कोई भी क्वालिफाइंग लिमिट नहीं होती। लेकिन सी पॉइंट में 100% डिडक्शन है, डी पॉइंट में जो है वो 50% डिडक्शन है, लेकिन सी और डी में क्वालिफाइंग लिमिट का पार्ट है। तो इस केस में बोल रहा है कि क्वालिफाइंग लिमिट क्या होती है, 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। तो हमें एडजस्टेड जीटीआई निकालनी पड़ती है। तो जीटीआई कैसे निकालते हैं, देखिए ग्रॉस टोटल इनकम तो आपको पता ही है कि जो भी 5 हेड हैं आपके, जनरली उनसे रिलेटेड इनकम का आपने टोटल कर दिया, ग्रॉस टोटल इनकम आ गई। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है एज रिड्यूस बाय द फॉलोइंग। तो आपको एल टी सी जी अंडर सेक्शन 112 एंड 112A हटानी है, एस टी सी जी अंडर सेक्शन 111A हटानी है, ऑल परमिसिबल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से 80U यानी चैप्टर 6A की डिडक्शन हटानी है 80G को छोड़ के। क्यों, क्योंकि 80G की डिडक्शन तो आप खुद ही कैलकुलेट कर रहे हो अभी। ठीक है, जो ये पर्टिकुलर पूरा पार्ट देख रहे हो तो 80G की डिडक्शन के लिए देख रहे हो। तो बोल रहा है 80C से 80U की जो भी डिडक्शन है वो लेस कर दो, लेकिन डिडक्शन 80G को छोड़ के, क्योंकि वो तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। वैसे जो एग्जाम्प्ट इनकम है उसको भी हटा दो। तो उसके बाद हम उसे बोलेंगे एडजस्टेड जीटीआई और उसका 10% निकाल लेंगे। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G इज इक्वल टू टोटल ऑफ डिडक्शंस परमिसिबल अंडर ए बी सी एंड डी। अब देखिए ए बी सी डी तो क्या बोल रहा है, अमाउंट ऑफ डिडक्शन। अब देखिए बोल रहा है कि कैसे कैलकुलेट होता है वो तो नीचे बता रखा है और मैंने एग्जाम्पल भी कर रखा है, लेकिन स्पेसिफाइड फंड कौन कौन से, तो बोल रहा है डोनेशन एलिजिबल फॉर 100% डिडक्शन विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट। यहाँ पे देखिए अब इतने सारे दे रखे हैं तो आप पढ़ लेना, वैसे ज़्यादा टिपिकल नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कम्युनल हार्मोनी की बात कर रहा है, नेशनल डिफेंस फंड की बात कर रहा है, वैसे ही साइक्लोन रिलीफ फंड की बात कर रहा है, पब्लिक कंट्रीब्यूशन इंडिया फंड की बात कर रहा है, अर्थक्वेक रिलीफ फंड की बात कर रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारे पार्ट हैं। अब मैं पढ़ाऊंगा तो देखिए इसमें कोई समझाने का पार्ट तो है नहीं, नॉर्मल फंड है, एक बार आपको बस क्या करने देख लेने। जैसे पीएम्स नेशनल रिलीफ फंड ये देख लीजिए, नेशनल डिफेंस फंड ये देख लीजिए। वैसे ही आप देख सकते हैं ये वाला फंड भी सही है, नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए, सांप्रदायिक एकता बनी रहे तो उसके लिए कोई नेशनल फाउंडेशन में आपने डोनेशन किया है। अर्थक्वेक रिलीफ फंड हो गया, पीएम नेशनल रिलीफ फंड हो गया, ये आ गया। फिर देखिए इसके अलावा ये भी आ गए, हाँ आप देख सकते हैं नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज इंसर्टेड बाय फाइनेंस एक्ट 2015 विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 16-17, डोनेशन मेड टू स्वच्छ भारत कोष और क्लीन गंगा फंड सेटअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। नेशनल चिल्ड्रंस फंड ये कई बार एग्जाम में आ जाता है, तो इंसर्टेड बाय फाइनेंस एक्ट 2015 विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 15-16। ठीक है। फिर बी डोनेशंस एलिजिबल फॉर 50% डिडक्शन विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट। अब देखिए ऊपर 100% डिडक्शन भी बिना किसी क्वालिफाइंग लिमिट के थे, वैसे ही जो ये 50% भी है तो आपको पता है कि जो भी डोनेशन किया है उसकी 50% डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, बिना किसी क्वालिफाइंग लिमिट के। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट और राजीव गांधी फाउंडेशन। बस याद रखना कि देखिए जब आपने ये प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड पढ़ा है तो उसके लिए 100% है, क्योंकि कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। और यहाँ पे जो दे रखा है वो बाकी दे रखे हैं, जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड है, ठीक है वो अलग है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट है, राजीव गांधी फाउंडेशन है। तो इसमें 50% डिडक्शन मिल रही है डोनेशन की। अब देखिए सी और डी में क्या बोल रहा है कि क्वालिफाइंग लिमिट है, सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट, सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। अब इसमें क्या बोल रखा है, तो देखिए इसमें बोल रहा है डोनेशन टू गवर्नमेंट ऑब्लिक अप्रूव्ड लोकल अथॉरिटी इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करने के लिए आपने गवर्नमेंट को डोनेशन दी है, अप्रूव्ड लोकल अथॉरिटी को दी है या किसी इंस्टीट्यूशन को दी है। दूसरा बोला है डोनेशन बाय कंपनी, कंपनी द्वारा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA को और एनी अदर एसोसिएशन एस्टेब्लिश इन इंडिया एंड नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर स्पॉन्सरशिप और डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्पोर्ट्स एंड गेम। तो जनरली एक तरीके से क्या है, जो स्पोर्ट्स एंड गेम को डेवलप करने का काम कर रहा है, और यहाँ पे बोल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको नोटिफाइड किया हो। अब आपको पता है कि IOA ये तो नोटिफाइड है ही, वैसे ही और कोई एसोसिएशन जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया हो जो कि स्पोर्ट्स एंड गेम के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का काम कर रहा है, तो उस केस में अगर आपने मतलब कंपनी ने इन्हें डोनेशन दिए तो कंपनी को क्या हो जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी 100%। और यहाँ पे पर याद रखना कि क्वालिफाइंग लिमिट है, तो आपको पता है कि एडजस्टेड GTI के 10% तक का ही पार्ट देखा जाएगा। पर याद रखना C और D मिला के है, तो सबसे पहले C आएगा, C एलिजिबल होगा, फिर उसके बाद जो भी बचेगा फिर उसके लिए D एलिजिबल होगा। जनरली यही क्राइटेरिया रहता है। मैं एग्जाम्पल के साथ कराऊंगा तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि हर चीज़ जो थियोरेटिकल होती है ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसे ही समझ में आए, आपको कभी कभी एग्जाम्पल भी कराने पड़ते हैं।
अब ये बोल रहा है डोनेशन एलिजिबल फॉर 50% डिडक्शन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। तो यहाँ पे देख सकते हैं डोनेशन किसको किया गया, गवर्नमेंट को, वही अप्रूव्ड लोकल अथॉरिटी को, इंस्टीट्यूशन को, एनी चैरिटेबल पर्पज। लेकिन इसको छोड़ के अदर देन प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, क्योंकि वो तो ऊपर आ गई, वो तो 100% में आ गई, तो उसके अलावा जो भी चैरिटेबल पर्पज है उसके लिए। ऑथोरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर सेटिस्फाइंग द नीड फॉर हाउसिंग अकोमोडेशन और इम्प्रूवमेंट ऑफ सिटीज़ टाउन एंड विलेज। तो जनरली एक अथॉरिटी बनी हुई है, आपने उसको डोनेशन दे दी जो कि हाउसिंग एकोमोडेशन प्रोवाइड करती है, या एक तरीके से बोल रहा है कि इम्प्रूवमेंट कर रही है सिटीज़ का, टाउन्स का, विलेज का, तो उस अथॉरिटी को आपने डोनेशन दी है। कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 1026 BB फॉर प्रमोटिंग इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। ठीक है। नोटिफाइड टेम्पल, मॉस्क, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी ऑफ हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस फॉर रिनोवेशन और रिपेयर ऑफ सच प्लेस। तो आपने उनके लिए डोनेशन दी है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखे हैं कि ये नोटिफाइड टेम्पल है, मॉस्क है, गुरुद्वारा है, चर्च है, जो कि जिनका रिनोवेशन रिपेयर कराना बार बार ज़रूरी होता है। तो आपको पता है कि जनरली आप उनको डोनेशन प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपको 50% डिडक्शन मिल जाएगी, लेकिन साथ में क्वालिफाइंग लिमिट भी देखी जाएगी। अब देखिए हाउ टू कैलकुलेट बोल रहा है, तो ये थोड़ा आपको टिपिकल लगेगा, अगर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो उसके साथ आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर आप चाहे तो पढ़ के देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, लेकिन मैं आपको बाद में करवा दूंगा, यानी जैसे आपको क्वेश्चन कराऊंगा उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन 6 है, इसमें क्या बोल रहा है, मिस्टर शिवा एजेड 58 ईयर्स हैड GTI ऑफ ₹7,75,000 comprising of income from salary and house property. He has made the following payments and investment. देखिए बोल रहा है मिस्टर शिवा जिसकी एज 58 ईयर है, उसकी ग्रॉस टोटल इनकम 775 की थी, जिसमें इनकम फ्रॉम सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट है। फिर इसके बाद बोल रखा है कि इसने क्या कर रखा है, फॉलोइंग पेमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, जिसमें बोल रखा है प्रीमियम पेड टू इंश्योर लाइफ ऑफ मेजर डॉटर ऑन 1 अप्रैल 19, सम एश्योर्ड ₹1,80,000। और यहाँ पे बोल रखा है कि जो पॉलिसी वैल्यू थी वो 180 की थी, और जो प्रीमियम पे किया वो 20,000 का पे किया। तो आप देख सकते हैं ये 1 अप्रैल 19 की बात कर रहा है, तो मैंने आपको बताया था 31 मार्च 12 तक 20% है डिडक्शन, और उसके बाद जनरली क्या हो गई 10%। अगर उसके बाद पॉलिसी ली है तो आपको पता है कि जो 180 की पॉलिसी वो कब ली, 1 अप्रैल 19 को ली है, तो 180 का 10% कितना होता है, 18,000 होता है। कितना, 18,000। तो आप देख सकते हैं ATC के अंदर जाके देख लेना, डिटेल में देखना है, मैं तो शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि ये सारे मैंने एग्जाम्पल कवर करवा दिए इस टाइप के। तो आप देख सकते हैं 775 दिख रहा है, फिर आपको ये डिडक्शन दिख रही है जो कि ATC में। इस तरीके से मैं बताते जाऊँगा, आपको क्वेश्चन समझ में आता जाएगा। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर सेल्फ ₹12,000, स्पाउस 14,000। ये बहुत अच्छे ढंग से एग्जाम्पल के साथ कवर कराया था, तो वहाँ जाके देखना, आपको पता है कि इस केस में देखिए खुद का करवा रखा है और स्पाउस का करा रखा है, तो टोटल मिला के 26 हो रहा है, जबकि डिडक्शन कितनी है उसको 25 की है। एडिशनल मिल सकती है अगर वो सीनियर सिटीजन के केस में और उसने मेडिकल पॉलिसी ले रखी है तो 25 की और मिल सकती है, लेकिन वो एडिशनल की बात तो बाद में आती है क्योंकि अभी वो कितने साल का है, 58 ईयर का है, तो वो सीनियर सिटीजन के केस में नहीं आ रहा। तो हम बोल सकते हैं कि 26 नहीं मिलेगी, 25 तक ही मिलेगी, और एडिशनल नहीं मिलेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 80D में दे रखी है, रेस्ट्रिक्टेड टू 25, ये भी कवर इस तरीके से आपका कवर हो जाएगा। याद रखना ये 80D से रिलेटेड है जो ये दे रखी है लाइन। फिर देखिए इसके बाद बोल रहा है डोनेशन टू पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर ATG ₹50,000 बाय वे ऑफ चेक। अब यहाँ पे बोल रहा है डोनेशन टू पब्लिक चैरिटेबल। अभी देखिए ऊपर पॉइंट आपको बताया मैंने, कहाँ गया, ये रहा। तो इस केस में आपको बताया कि 50% डिडक्शन मिलेगी, लेकिन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट, यानी आपको एडजस्टेड GTI निकालनी पड़ेगी और उसका 10% क्वालिफाइंग लिमिट में आएगा। तो इसको अभी क्या कर दीजिए, होल्ड करके रख लीजिए, और 50,000 चेक से पे किया है तो अच्छी बात है। आपको पता है कि इतना ज़्यादा पार्ट कैश से डोनेशन के फॉर्म में अलाउ नहीं होता, 2,000 तक का ही कैश से अलाउ है, उससे ऊपर का पार्ट आपका क्या होना चाहिए, कैश के अलावा होना चाहिए, और काइंड में भी डिडक्शन नहीं मिलेगी, याद रखना, ठीक है। इस तरीके से छोटे छोटे पॉइंट आपको याद रखने पड़ते हैं। LIC पेंशन फंड 60,000, आपको पता है कि ATC में भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने ले ली तो फिर 80CCC की नहीं मिलेगी, या तो 80CCC से ले लीजिए, तो 60,000। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा जो ये क्वेश्चन है उसमें ATC दे रखा है और यहाँ पे 80CCC की दे रखी है 60,000 की, पर आपको पता है कि मैंने आपको बताया था चाहे आप ATC में भी ले लीजिए, लेकिन आपको पता है कि मैक्सिमम 150 से ज़्यादा नहीं मिलेगी। और चलो ओवरऑल भी देख लीजिए, ATC ले ली, 80CCC भी ले ली, ये भी बताया था मैंने, और 80CCD1 भी ले ली जो NPS की है।
जिसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता है और ये एम्प्लॉय की कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करता है। तो इन तीनों को मिला के जो ओवरऑल डिडक्शन है वो 150 से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, ये भी मैंने आपको बता दी थी। तो आपको पता है कि देखिए चाहे मैं ये 18 और 60 आपको बता रहा हूँ, ये दोनों बता दिए। अभी पीपीएफ भी बताऊँगा, तो टोटल मिला के 178 हो रहा है, पर आपको पता है कि 150 से ज़्यादा की डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो आप देख सकते हैं अभी जो 1 लाख बताऊँगा वो ये वाला पार्ट है, ये रहा, ठीक, डिपॉजिट इन पीपीएफ 1 लाख का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 1 लाख दे रखा है, तो टोटल मिला के 178 हो रहा है। लेकिन आपको पता है कि जो डिडक्शन है वो 150 तक ही रेस्ट्रिक्ट की जाएगी। फिर देखिए यहाँ पे बोल रहा है डोनेशन टू नेशनल चिल्ड्रन फंड ₹25,000 बाय वे ऑफ चेक। अभी अभी मैंने आपको बताया था 25,000 नेशनल चिल्ड्रन फंड, ध्यान नहीं तो आप देख सकते हैं, मैं ए पॉइंट में बताया था आपको नेशनल चिल्ड्रन फंड जो कि फाइनेंस एक्ट 2015 से लाया गया था। तो इस पे बिना किसी क्वालिफाइंग लिमिट के 100% डिडक्शन है, तो पूरी 25,000 की डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, ये याद रख लेना। फिर बोल रहा है डोनेशन टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग 40,000 बाई चेक। तो देखिए सी पॉइंट से रिलेटेड है, इस पे जनरली जो मिल जाएगी वो 100% डिडक्शन मिल जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग 100% मिल जाएगी, लेकिन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। तो यहाँ पे क्वालिफाइंग लिमिट से रिलेटेड है। तो आपने दो क्वालिफाइंग लिमिट के पार्ट देखे, एक तो ये और एक ये। तो आपको पता है कि ये 100% है और ये जो देखे वो 50% देखे, और जो आपने ये देखा ये पूरा 100% है। कौन सा, सॉरी, ये वाला, ये पूरा 100% है, लेकिन इसमें कोई, मैं क्या बोल सकता हूँ कि लिमिट का पार्ट नहीं है। वैसे ही देखो बोल रहा है डोनेशन टू जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, इसमें 50% है। तो ये बी पॉइंट है, इसमें भी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन आप याद रखना इसमें 50% डिडक्शन है। तो इस पॉइंट में आपको जो दिख रही है वो दिख रही है 50% डिडक्शन, किसमें, इस वाले पॉइंट में, इसमें है 50%। क्वेश्चन में टाइम लगता है समझाने में, क्योंकि आपको पता है कि बड़े क्वेश्चन होते हैं। तो कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर शिवा फॉर असेसमेंट ईयर 2021। अब देखिए मैंने आपको ये कवर करा दिया, एक बार इसको मैं थोड़ा सा हल्का सा इरेज कर देता हूँ। अब ठीक है, तो देखिए 775 वापस बता देता हूँ। पीपीएफ की 18 की, जो कि आपको पता है कि 20,000 था प्रीमियम का पेमेंट, लेकिन आपको पता है कि पॉलिसी की वैल्यू थी 1,80,1,80 का 10% 18,000 ही मिलेगा, आपको ये पता है। और ये 80CCC की 60,000 बोल रखा है। टोटल इन्वेस्टमेंट जो एलिजिबल है वो है 178, सॉरी, टोटल इन्वेस्टमेंट एलिजिबल 178 है, लेकिन रेस्ट्रिक्ट जो करेंगे वो 150 तक रेस्ट्रिक्ट करेंगे, आपको पता ही है। फिर देखिए 80D की डिडक्शन बताई थी, जो कि ये है। यहाँ पे ये मत सोचना कि ये ऐसे कैसे दे रखा है, कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है। तो देखिए 25,000 का आपको पार्ट दिख रहा है। आपको पता है कि 26 की नहीं मिली, 25 की मिलेगी रेस्ट्रिक्ट। और एडिशनल क्यों नहीं मिली, क्योंकि वो पर्सन सीनियर सिटीजन नहीं था। जो सेल्फ की बात कर रहा है ना वो 58 ईयर का ही था, अगर वो सीनियर सिटीजन होता तो उसको 26 की भी मिल जाती। फिर बोल रहा है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G, ये मेन है, ठीक है, मेन हमें यही पॉइंट कवर करना है। तो आप देख सकते हैं 775 में से ये जो डिडक्शन है, क्योंकि आपने क्या कवर किया था, ऊपर ढंग से पढ़िए। आपको पता है कि जब आपने ये पार्ट कवर किया, कहाँ गया, ये रहा, इसमें मैं एक बार हटा देता हूँ ताकि आपको दिख जाए ढंग से। देखिए बस मुझे यही पार्ट बताना है, तो ये मैंने हटा दिया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, एडजस्टेड जीटीआई को रिड्यूस करना है कितने से, एलटीसीजी से, एसटीसीजी से, और जो भी परमिसिबल डिडक्शन है एटीसी से, एटीयू की, और एग्जेम्प्ट इनकम एटीजी को छोड़ के, क्योंकि एटीजी तो आप निकाल ही रहे हो तो आपको पता भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो जीटीआई निकली ये थी 775, उसमें से 80C की डिडक्शन आपको हटा देनी है, 80D की डिडक्शन आपको हटा देनी है, लेकिन 80G का आपको पता ही नहीं है, 87,500 कैसे निकली आपको पता ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि 80C की इसने लेस की हुई है, ठीक है, 150, 80D की इसने लेस की हुई है, लेकिन 80G की नहीं पता, तो 80C और 80D की लेस की हुई है। तो एडजस्टेड जो GTI है वो 6 लाख आई, और उसका जो 10% होता है वो होता है 60,000, जो कि क्वालिफाइंग लिमिट हो गया, ठीक है। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि C और D पॉइंट के लिए जो क्वालिफाइंग लिमिट आ रही है वो 60 की आ रही है। अब देख सकते हैं नेशनल चिल्ड्रन फंड जो कि A पॉइंट से रिलेटेड है, जिसमें आपको पता है कि 100% डिडक्शन मिलती है, तो इसमें कोई क्वालिफाइंग लिमिट नहीं है, तो 25 मिल गई। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड है, तो आपको पता है कि इसमें 25,000 है। ये B पॉइंट में, इसमें भी कोई क्वालिफाइंग लिमिट नहीं है, लेकिन 50% डिडक्शन मिलती है, तो 12,500, इसका 50% हो गया, ठीक है। लेकिन जो अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग है ये C पॉइंट में और ये D पॉइंट में। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों पे क्वालिफाइंग लिमिट का पार्ट अप्लाई होता है 60 का। तो यहाँ पे क्या कंडीशन है कि पहले आप C पॉइंट में जाए, क्योंकि उसमें 100% डिडक्शन है, तो असेसी क्या चाहेगा, खुद का बेनिफिट चाहेगा। तो आपको पता है कि जहाँ पर आपने अगर 40,000 डोनेशन दी है चेक से, तो वो 40,000 एलिजिबल है या नहीं है, हाँ, क्योंकि वो 60 के अंदर आ रही है,
ठीक है, तो ये बोल रहा है 100% सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट, तो 60 की क्वालिफाइंग लिमिट के वो अंदर 40,000 आ रही है, तो हम बोलेंगे अलाउ है। उसके बाद पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट भी जनरली अलाउ है, लेकिन ये बोल रहा है कि 150 डोनेशन दिए, लेकिन 150 थोड़ी मानेंगे, ये मान के चलेंगे कि पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट ने 20 की ही डोनेशन दी है। क्यों? क्योंकि 60 में से 40 तो इसमें ही कवर हो गई, तो बाकी जो बची 60 में से 40 गए, बाकी 20,000 की ही क्वालिफाइंग लिमिट बची। अब 20 की क्वालिफाइंग लिमिट बची और आपको पता है कि 50% ही है इसमें जो 50% डिडक्शन ही मिलती है डोनेशन की, तो 20 का 50% 10 ही मिलेगा। तो ये मत सोचिए कि 60 मिलेगी, ये मत सोचिए कि 60 मिल जाएगी कि 40 में से बाकी गए। आप देखिए कि ये मान के चलेंगे कि 150 की डोनेशन नहीं दी, बाकी जो 20 बची क्वालिफाइंग लिमिट का उतने की ही डोनेशन दी है और उसका 50% 10,000 है। तो चाहे 10,000 क्वालिफाइंग लिमिट का भी बच गया, लेकिन उसका यूज़ नहीं किया गया, तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ से देखा जाता है, ठीक है, डोनेशन मैक्सिमम डिडक्शन की बात नहीं करता, वो टोटल डोनेशन की बात करता है कि कितनी अवेलेबल है। तो आपको पता है कि 60,000 क्वालिफाइंग लिमिट डोनेशन की बात करता है कि कितनी अवेलेबल है, तो 40 हो गई, बाकी जो 20 का पार्ट है उससे रिलेटेड पार्ट हो गया। तो यहाँ पे एक बार पढ़ के देख लेना, आपको यही बोल रखा होगा। तो ये मैं पढ़ा नहीं रहा क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, जो मैंने बताया वही जनरली इसमें कवर है। अब चाहे तो आप देख सकते हैं कि मैंने ये बताया था हाउ टू कैलकुलेट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। तो देख सकते हैं ये बोल रहा है कैलकुलेट एडजस्टेड GTI, जो कि आपने क्या निकाली अपने केस में एग्जांपल में 6 लाख निकाली। कैसे? 750 में से 150 गए थे ATC के, और जो 25,000 है, या कितने थे, 775 थे सॉरी, तो 775 में से 150 गए और 25 गए। 25 जो थे वो आपके थे 80D से रिलेटेड, हाँ मेरे को ध्यान आ गया। तो बाकी जो आपकी बची वो 6 लाख की बची, उस 6 लाख का 10% निकाला था 60,000। अब देखिए बोल रहा है एलिजिबल डोनेशन इन C&D विच आर सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट शुड बी एग्रीगेटेड। तो आपको पता है कि एलिजिबल डोनेशन है C और D, और उसको एग्रीगेट कर दो। क्वालिफाइंग लिमिट गिव्स अस टोटल अमाउंट ऑफ डोनेशंस एलिजिबल फॉर डिडक्शन। तो क्या बता रहा है? टोटल अमाउंट ऑफ डोनेशन बताता है जो कि डिडक्शन के लिए एलिजिबल है। इट इज़ मिस्टेकन दैट क्वालिफाइंग लिमिट गिव्स अस मैक्सिमम पॉसिबल डिडक्शन। कई लोग मिस्टेकन कर देते हैं और वो क्या सोचते हैं कि जनरली जो हमें मैक्सिमम डिडक्शन बता रहा है कि हमें 60 पूरी की पूरी यूज़ करनी है, जबकि वो ये बताएगा कि टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितनी अवेलेबल है। इनको छोड़ के, A और B को छोड़ के, C और D से रिलेटेड बताएगा, C और D से। तो याद रखना C और D में ही क्वालिफाइंग लिमिट का पार्ट है, A और B में नहीं है। A और B में कितनी भी डिडक्शन मिल सकती है। ये बोल रहा है फर्स्टली डोनेशन एलिजिबल फॉर 100% डिडक्शन C शुड बी एडजस्टेड अगेंस्ट क्वालिफाइंग लिमिट। तो आपको पता है कि 60 में से मैंने 40,000 एडजस्ट कर लिए थे, बाकी जो बचे वो 20 बचे, ठीक है। अब आपको पता है कि बैलेंस जो बची वो तो 50% से रिलेटेड है, तो 20,000 की डोनेशन का 50% ही डिडक्शन मिलेगा, यानी 10,000 ही मिलेगा। तो बोल रहा है बैलेंस क्वालिफाइंग लिमिट शैल बी एडजस्टेड अगेंस्ट डोनेशन एलिजिबल फॉर 50% डिडक्शन। डोनेशन जो कि एलिजिबल है 50% डिडक्शन की, तो डोनेशन कितनी है? 150 की थी, लेकिन आपके पास जो क्वालिफाइंग लिमिट थी वो 20 की बची थी, और 20 का 50% कह रहा है, एंड देन डिडक्शन ऑफ 50% शैल बी कैलकुलेटेड। तो 20 का 50% 10,000 ही मिलेगी। टोटल डिडक्शन अंडर C&D शुड बी लिमिटेड टू क्वालिफाइंग लिमिट। डोनेशन मेड अंडर A एंड B आर फुली अलाउड एज डिडक्शन विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट। तो A और B की जो डोनेशन है वो बिना किसी क्वालिफाइंग लिमिट के आराम से मिल जाती है। तो चाहे कितना भी अमाउंट हो आपको मिल जाएगा, बस याद रखना चेक इससे पे किया हुआ होना चाहिए, यानी कैश में नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बैंकिंग सिस्टम के थ्रू, चेक के थ्रू, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू, ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग, इसके थ्रू हो सकता है। अब देखिए ये बोल रहा है डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड सेक्शन 80GG। अब इसमें क्या बोल रहा है कि कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल, या अगर कोई एम्प्लॉयड इंडिविजुअल है तो उसको हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलना चाहिए या रेंट फ्री अकोमोडेशन नहीं मिलना चाहिए। हाँ, अगर उसको कंसेशनल अकोमोडेशन प्रोवाइड किया है तो उस केस में उसको डिडक्शन मिल सकती है, लेकिन अगर उसको रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया है या हाउस रेंट अलाउंस प्रोवाइड किया गया है तो उस केस में वो डिडक्शन नहीं ले सकता 80GG की, ठीक है। तो एम्प्लॉयड इंडिविजुअल अगर उसको HRA मिल रही है या रेंट फ्री अकोमोडेशन मिल रहा है तो डिडक्शन नहीं ले सकता। सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल ले सकता है, एम्प्लॉयड इंडिविजुअल इनके अलावा ले सकता है, ठीक है, अगर उसको ये नहीं मिल रही होगी तो। एलिजिबल पेमेंट रेंट पेड फॉर हिज रेजिडेंशियल अकोमोडेशन अलॉन्ग विथ हिज फैमिली, अच्छी बात है। डिडक्शन में क्या बोल रखा है? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, तीनों में से जो कम हो, 5,000 पर मंथ। एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ एडजस्टेड GTI। तो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड GTI, जो भी बच गया क्योंकि एक्सेस की बात कर रहा है। 25% ऑफ एडजस्टेड GTI,
तीनों में से जो कम हो जनरली वो डिडक्शन मिल जाएगी। अब देखिए एडजस्टेड जीटीआई का मतलब क्या है, जैसे आपने अभी ऊपर एटीजी का पढ़ा, सेम टू सेम है, बस एक पार्ट और आपका ये एक्स्ट्रा आ रहा है, नहीं तो सारा पार्ट सेम ही है। तो यह बोल रहा है इस पर्पज के लिए जीटीआई में से क्या रिड्यूस करना पड़ेगा, वही एलटीसीजी विच हैव बीन इंक्लूडेड इन जीटीआई, एसटीसीजी अंडर सेक्शन 111A, ऑल डिडक्शन जो कि एटीसी से एटीयू की है, पर किसको छोड़ के, जो कि आप कैलकुलेट कर रहे हो, यानी अभी जो आप रेंट पेड की डिडक्शन कैलकुलेट कर रहे हो उसको छोड़ के, क्योंकि वो तो आपको पता ही नहीं है। फोर्थ, इनकम रेफर्ड इन सेक्शन 115A, AB, AC, AD, इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल्स एंड फॉरेन कंपनीज, इसकी बात कर रहा है ये। कंडीशंस में क्या बोल रहा है, assessee शुड नॉट बी रिसीविंग एनी HRA एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A। तो आपको पता है कि उसको ये नहीं कि एम्प्लॉयर से हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है, तो ऐसा नहीं मिलना चाहिए। रेंटेड हाउस शुड बी ऑक्यूपाइड बाय द असेसी फॉर हिज ओन रेसिडेंट, तो वो खुद के लिए रह रहा है। assessee, spouse or minor child or HUF of which assessee is a member does not own any residential accommodation at the place where assessee ordinarily reside or at the place where he works or carries on his business or profession। तो ये बोल रहा है कि assessee या जैसे हस्बैंड है तो उसकी वाइफ है तो उसकी हस्बैंड, या उसका जो माइनर चाइल्ड या HUF जिसका वो क्या है असेसी मेंबर है, वो कोई भी रेसिडेंशियल एकोमोडेशन वहाँ पर नहीं उनका नहीं हो जहाँ पर वो असेसी ऑर्डिनरी रह रहा है या जहाँ पर वो काम कर रहा है या अपना बिजनेस या प्रोफेशन कैरी कर रहा है, क्योंकि इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के केस में भी डिडक्शन मिल सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि उसका कोई भी रिलेटिव जो कि स्पाउस के फॉर्म में आ गया, माइनर चाइल्ड के फॉर्म में आ गया या HUF के फॉर्म में आ गया, क्योंकि आपको पता है कि HUF के केस में वो मेंबर होगा, तो उस केस में जहाँ पे वो रह रहा है तो इन पर्सन के पास कोई रेसिडेंशियल अकोमोडेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर बोल रहा है इफ असेसी ओन एनी रेसिडेंशियल अकोमोडेशन एट एनी प्लेस अदर देन द प्लेस ऑफ रेसिडेंस और वर्क ऑफ द असेसी देन द कंसेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी इज नॉट क्लेम्ड बाय द असेसी। हाँ, अगर ये बोल रहा है कि अदर देन द प्लेस ऑफ रेसिडेंस और वर्क ऑफ द असेसी, जहाँ पे असेसी रह रहा है या जहाँ पर असेसी काम कर रहा है, उसके अलावा अगर असेसी रेसिडेंशियल अकोमोडेशन किसी प्लेस पर ले रहा है तो उस पर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का फ़ायदा नहीं उठा रहा हो, यानी वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आपको पता है कि जो हम बोलते हैं NAV जनरली क्या आती है, NIL आती है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में, तो उसका फ़ायदा नहीं उठा रहा हो। याद रखना, अगर उसने वो क्लेम कर दिया तो उसको डिडक्शन रेंट पेड की नहीं मिलेगी, 80GG की नहीं मिलेगी। इस तरीके से सिंपल पार्ट है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, तो तभी मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़े पार्ट जल्दी कवर करा रहा हूँ और एग्जाम्पल के बिना ही कवर करा रहा हूँ, क्योंकि हर चीज़ में एग्जाम्पल की ज़रूरत नहीं है, NTA नेट में इतने टिपिकल भी नहीं आते हैं, मुझे जहाँ लगता है वहाँ पे मैं एग्जाम्पल कवर करवा देता हूँ। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट 80GGA, इसमें क्या बोल रहा है, एनी एसएससी नॉट हैविंग PGBP इनकम। देखिए ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि जब आप है ना इनके ये पार्ट देखेंगे कि किनको ये डोनेशन कर रहे हैं, तो आपको ध्यान आएगा कि यार आपने तो 35 में भी जनरली ये कवर किया था, किसमें, सेक्शन 35 में भी कवर किया था, तो आपको पता चल जाएगा कि यार वहाँ पे तो जनरली डिडक्शन मिल ही जाती है। तो इस केस में बोल दिया कि वहाँ पे जनरली जो डिडक्शन मिलती है वो PGBP इनकम के केस में मिलती है, तब यहाँ पे बोल दिया कोई भी एसएससी जिसकी PGBP की इनकम नहीं है, यानी हाउस प्रॉपर्टी की हो सकती है, सैलरी की हो सकती है, किसी और पार्ट की भी हो सकती है, उसका वो यूज़ कर सकता है इन पर्टिकुलर जगह पे डोनेशन करने के लिए। जैसे उसने डोनेशन करी उसको 100% डिडक्शन मिल जाएगी। अब ये कौन कौन सी जगह है, ये बोल रहा है अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज टू बी यूज फॉर साइंटिफिक और सोशल और स्टैटिस्टिकल रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 35CA। तो आपको पता है कि मैंने आपको बताया था जैसे नॉर्मल डिडक्शन, वेटेड डिडक्शन जनरली 35 में, तो आपको पता ही चल गया होगा, तो वो जनरली PGBP इनकम में थी। तो ये बोल रहा है उनको छोड़ के बाकी जो एसएससी है उनको 80GGA की डिडक्शन मिलेगी, क्योंकि PGBP वालों को तो 35 की डिडक्शन वैसे ही मिल चुकी है, याद रख लेना। नोटिफाइड रूरल डेवलपमेंट फंड, नेशनल अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन फंड, पब्लिक सेक्टर कंपनी, लोकल अथॉरिटी, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बाय नेशनल कमिटी फॉर कैरिंग आउट एनी एलिजिबल प्रोजेक्ट और स्कीम स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 35AC, तो आपने ये भी कवर किया है 35AC, एक बार PGBP में जाके देख लेना। नेशनल अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन फंड, ये भी जनरली बोल रहा है यहाँ पर भी आपने डोनेशन की है तो आपको 100% अलाउ हो जाएगी। ये बोल रहा है जो अमाउंट पे किया गया वो कैश के अलावा पे किया है, इसका मतलब क्या है, चेक में, डिमांड ड्राफ्ट, ऑनलाइन बैंकिंग, अकाउंट पे ही चेक होना चाहिए रखना, नेट बैंकिंग, इसके थ्रू आपने पे किया है। हावर डोनेशन लेस देन और इक्वल टू 10,000 कैन बी मेड इन कैश, तो इसका मतलब क्या है, अगर डोनेशन 10,000 तक की है तो उसको कैश में, 10,000 या उससे कम की है इसका मतलब तो यही है, तो उसको कैश में पे कर सकते हैं।
Note, deduction allowed to the assessee shall not be denied even if approval granted to any of the above institution is withdrawn after the payment of donation by the assessee। देखिए ये बोल रहा है कि अगर assessee ने मान के चलिए एक ये स्टेटिस्टिकल रिसर्च एसोसिएशन है उसको पे कर दिया, बाद में गवर्नमेंट ने इसकी अप्रूवल क्या कर दी, डिनाई कर दी, इसको अनअप्रूव कर दिया, तो ये थोड़ी कि असेसी जिसने डोनेशन दी थी उसको थोड़ी पता था कि बाद में गवर्नमेंट इसको अनअप्रूव कर देगी, तो ये थोड़ी कि उसकी डिडक्शन भी डिसअलाउड हो जाएगी, ऐसा नहीं है, उसको तो मिलती रहेगी, असेसी को डिडक्शन मिलती रहेगी, यानी उसको 100% डिडक्शन तो पूरी की पूरी मिलेगी ही मिलेगी। फिर देखिए बोल रहा है कॉन्ट्रीब्यूशन गिवन बाय कंपनी टू पॉलिटिकल पार्टी, सेक्शन 80GG। इसी तरीके से बोल रहा है कॉन्ट्रीब्यूशन गिवन बाय एनी पर्सन टू पॉलिटिकल पार्टी, तो यहाँ पे बोल रहा है कि इंडियन कंपनी दे रही है, और यहाँ पे जो बोल रहा है वो एनी पर्सन किसको छोड़ के, लोकल अथॉरिटी को छोड़ के और आर्टिफिशियल जूरिडिकल पर्सन को छोड़ के, जो कि गवर्नमेंट के थ्रू क्या होता है, फंडेड होता है। यहाँ पे देखिए ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे यूनिवर्सिटी वो एक तरीके से क्या हो गई, आर्टिफिशियल जूरिडिकल पर्सन हो गई, तो उसको छोड़ के, लोकल अथॉरिटी को छोड़ के कोई भी पर्सन इसमें एलिजिबल है 80GG में, और GG में कौन है, इंडियन कंपनीज ओनली। यहाँ पे एलिजिबल पेमेंट क्या बोल रहा है, एनी सम कॉन्ट्रीब्यूटेड इन प्रीवियस ईयर टू एनी पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्ट्रोल ट्रस्ट। अब देखिए यहाँ पे भी यही बोल रखा है, पर इसके अलावा यहाँ पे क्या दे रखा है इंडियन कंपनीज के केस में, एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट इन ब्रोशर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एलिजिबल। ठीक है, तो अगर आपने क्या करा है, पॉलिटिकल पार्टी के ब्रोशर आते हैं उसमें एडवर्टीजमेंट कर दी, जो भी खर्चा किया वो भी एलिजिबल है, किसने, इंडियन कंपनीज ने। डोनेशन जो भी पेड किया उसका 100% डिडक्शन मिलेगी। मोड जो पेमेंट का होना चाहिए वो कैश के अलावा होना चाहिए, इसमें भी जनरली यही है, इसमें भी जनरली यही है। आप देख सकते हैं नोट, गवर्नमेंट कंपनीज कैन नॉट गिव पॉलिटिकल डोनेशन, गवर्नमेंट कंपनीज पॉलिटिकल डोनेशन नहीं दे सकती है। ठीक है, अब बाकी जो पार्ट होगा मेरे हिसाब से अराउंड 5 to 6 पेज ही बच गए हैं, 6 पेज ही बचे हैं, तो जो पार्ट है वो आपकी बाकी अगली वीडियो में कवर हो जाएगा, जो कि इनकम बेस्ड डिडक्शन है। इसमें देखिए जो 80IA 80IB इनकी मैंने डिडक्शन इतनी नहीं ली क्योंकि वो बहुत बड़ी बड़ी थी, और एग्जाम में जनरली इनके नाम ही पूछ लिए जाते हैं लिस्ट 1 लिस्ट 2 मैचिंग के, तो इतना ज़्यादा डिटेल में उनका पार्ट नहीं पूछा जाता। फिर भी जब भी जो पास्ट ईयर के MCQs आए हैं उनके साथ मैं इनका पार्ट थोड़ा थोड़ा आपको कवर करवा दूंगा, तो मैंने मोस्टली बाकी सारी डिडक्शन ले लिए, इनका इतना सारा पार्ट मैंने कवर नहीं करा क्योंकि वो बहुत लेंथी भी होती है और आपसे इतनी ज़्यादा याद भी नहीं होती। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।